एक सवाल जो मेरे मेल बॉक्स पे काफी दिनों से कई ऑडियंस का है, अलग अलग शब्दों में सवाल पूछा गया है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस सबके हैं, लेकिन सवाल और कंसर्न कॉमन है। सच और झूठ के इस दौर में किस पे भरोसा करें? एक ऐसी इकोनॉमी में जहां सब लिगेसी मीडिया ने ट्रस्ट खो दिया है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब वगैरह पे फेक न्यूज और स्कैम हो रहा है। कैसे पहचाने सही न्यूज क्या है, झूठ क्या है? क्या वो गाइडेंस है कि सही और गलत को और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट किया जाए? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं ये बात बता दूं कि मैंने काफी समय तक इस सवाल को इग्नोर किया। मैंने हमेशा यह सोचा कि ट्रस्ट एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, यह किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है कि आप कैसे विश्वास करें। लेकिन कुछ ऑडियंस ने अपने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए कि मुझे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ में आया। मुझे समझ में आया कैसे यूट्यूब और दूसरी जगहों पे लोग बेवकूफ बन रहे हैं स्कैमर्स के हाथों। ठीक है, ट्रस्ट पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स बताए जा सकते हैं जिससे एक आम आदमी ये समझ ले कहां पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि मैं या इस दुनिया में कोई भी आपको एक वन लाइनर आंसर नहीं दे सकता है। ये जो YouTube और तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इतने क्लटर्ड हैं कि मैं जब लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है जैसे जैसे मीडियम ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे इसे लेजिटिमेसी मिल रही है लिगेसी कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले, वैसे वैसे शार्क्स और फ्रॉड्स भी इस मीडियम का पूरा यूज करके अपना वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं और मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं YouTube पे कुछ बेचता नहीं हूं, मैं कुछ प्रमोट नहीं करता हूं पत्रकारिता के नाम पर या लोगों को एजुकेट करने या नॉलेज शेयर करने के नाम पे। चलिए मैं वहां से शुरू करता हूं जो मेरा कोर कॉम्पिटेंस है, रियल एस्टेट की दुनिया और वो मीडिया जो रियल एस्टेट को कवर करती है। और जब मैं रियल एस्टेट की मीडिया कह रहा हूं तो मैं प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और पूरी दुनिया जानती है। मैं उन रियल एस्टेट जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं जिनको पब्लिक परसेप्शन में रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तौर पे देखा जाता है, एक न्यूट्रल वॉइस के तौर पे देखा जाता है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को ओपनली एंटी बिल्डर कहते हैं। बाय द वे, मैं अपने को एंटी बिल्डर नहीं कहता हूं। मैं क्यों होऊंगा एंटी बिल्डर? मैं सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस के अनएथिकल प्रैक्टिसेज के खिलाफ हूं और इसमें कोई एंटी या प्रो बिल्डर जैसा कोई नहीं है। मेरा फोकस कंज्यूमर्स पे है, वो बिल्डर बैशिंग के लिए नहीं है। मैं तो कंज्यूमर्स को भी गाइड करता हूं, लेकिन साथ में कई बार सवाल भी उठा देता हूं कि उनकी गलतियां कहां हैं और कहां वो एक्शन लेने की हालत में होकर नहीं ले रहे हैं। अगली बार कोई रियल एस्टेट जर्नलिस्ट आपसे अगर कुछ स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं वो दे, तो समझ लीजिएगा वो स्टेटमेंट एक जर्नलिस्ट का नहीं है, बिल्डर्स के प्रॉक्सी का है। घर जो है अब एफोर्डेबल नहीं रह गया है हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से। दूसरा, रेरा एक गेम चेंजर रहा है गवर्नमेंट की वजह से। और तीसरा, रियल एस्टेट अब एक बायर मार्केट बन गया है। एक्सक्यूज मी, घर एफोर्डेबल नहीं रह गया है सिर्फ इनपुट कॉस्ट की वजह से? क्या यही एक सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या ये आर्टिफिशियल प्राइस हाइक जो है रियल एस्टेट का इंडिया में, वो उस प्रोपोर्शन में है जिस प्रोपोर्शन में इनपुट कॉस्ट का इन्फ्लेशन है? सबसे जरूरी सवाल, अगर ऐसा होता तो डेवलपर्स सडनली अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़कर लग्जरी और सुपर लग्जरी क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्यों वो 1800 से 2500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं और छोटे यूनिट्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं? क्या इंडिया का होम बायर अचानक से इतना अमीर बन गया है, या बिल्डर्स ने आपको पे किया है कि आप उनके फेवर में सेंटिमेंट मैनेजमेंट करें? सिमिलरली, ये कौन बेवकूफ मानेगा कि रेरा एक गेम चेंजर रहा है इंडिया में? वो घर खरीदार जो बिल्डर के हाथों हैरास्ट हुए हैं वो तो नहीं मानेंगे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट आज भी एक इशू है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपको 10% पैसा डिपॉजिट करने के बाद दिया जाता है और अगर आप कुछ भी गलती निकालते हैं तो आपका पैसा फॉरफिट करने की धमकी दी जाती है।
आर्बिट्ररी प्रोजेक्ट टाइमलाइंस पेपर पे दिए जाते हैं 8 साल 10 साल के। एस्क्रो अकाउंट का मिसयूज होता है। बायर्स को कहा जाता है कि फ्यूचर एफआईआर लेआउट चेंज के लिए एडवांस कंसेंट दो। क्या रेरा के 8 साल के बाद भी ये सब रियलिटी नहीं है? अगर इन रियल एस्टेट जर्नलिस्ट को इतनी ही गवर्नमेंट की पूजा करनी है या किसी पॉलिटिकल पार्टी की पूजा करनी है, तो वो जाकर बेटर हो कि पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस करें। होम बायर्स के इंजरी को पे और इंसल्ट ना करें। रेरा कभी होम बायर की आवाज नहीं बन पाया है। ऐसे जर्नलिस्ट को सीधा सीधा कट ऑफ करें हर जगह से, न सिर्फ यूट्यूब पे। वो एक क्लियर प्रो बिल्डर है जो बिल्डर लॉबी के इमेज मेकओवर के लिए काम कर रहा है। और रियल एस्टेट इकोसिस्टम को ग्लोरीफाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट के साथ ये लोग करते हैं, रियल एस्टेट इज अ बायर्स मार्केट नाउ। क्या इसके बाद वो उसी पेडेस्टल पे नहीं खड़े हो जाते वहां जहां वो ब्रोकर खड़े हैं जो प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं? क्या होता है बायर मार्केट? क्या बायर प्रॉपर्टी मार्केट में कमांडिंग पोजीशन में आ गया है? क्या वो प्राइस डिक्टेट कर रहा है? क्या वो अपने बेसिक राइट्स भी डिक्टेट कर पा रहा है? क्या वो प्रॉपर्टी प्राइसेस उसी तरीके से डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स में इवेल्युएट कर पा रहा है जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में होता है? रियल एस्टेट इंडिया में कभी भी बायर्स मार्केट नहीं था और फोर्सिएबल फ्यूचर में ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। ये कोई पेरिशेबल कमोडिटी नहीं है कि नहीं बेचा तो खराब हो गया। और बिल्डर साथ में उनका कार्टेल जो होता है इन्वेस्टर्स का ब्लैक मनी के साथ, उनके पास किसी भी कॉमन होम बायर से ज्यादा होल्डिंग पावर है। मेरे लिए ये सब एक क्लियर रेड फ्लैग्स हैं और वार्निंग साइंस हैं कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। कभी भी बिल्डर्स के प्रॉक्सी जो जर्नलिस्ट बनकर बात कर रहे हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करें। सिमिलरली कोई भी आपको बताना शुरू कर दे आपके लिए क्या सही है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, किस बिल्डर से खरीदना चाहिए, कहां खरीदना चाहिए, ये एक क्लियर साइन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट वो है जो सवाल पूछेगा हर किसी से, पॉपुलर बिलीफ और परसेप्शन के खिलाफ भी जाकर सवाल पूछेगा। इवन इफ वो अनपॉपुलर हो जाएगा फिर भी पूछेगा। अगर उससे आप नफरत करेंगे फिर भी वो सवाल पूछना नहीं बंद करेगा। मैं सवाल पूछता हूं और इवन होम बायर से सवाल पूछता हूं। मैं होम बायर से पूछता हूं कि लोकल एमएलए और एमपी आपकी मदद बिल्डर के खिलाफ क्यों करें जब वो हर इलेक्शन में चुनकर आ जाते हैं बिना किसी अकाउंटेबिलिटी की और आप उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। आज मैं YouTube पे इतने स्कैम देख रहा हूं कोर्स सेलिंग के भी नाम पे। कभी उन पर भरोसा नहीं करें। कोर्स सेलिंग YouTube की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मुझे नहीं पता YouTube ने क्यों अलाउ कर रखा है अभी तक। कोर्सेज 1000 से 10,000 रुपए के बीच में बेचे जा रहे हैं और सारे बायर्स एक एस्पिरेशन पे उसे खरीद रहे हैं, इस ड्रीम पे खरीद रहे हैं कि वो रिच और सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक धोखा है। ये सारे लोग वही बेच रहे हैं इंफॉर्मेशन और रिसर्च जो इजिली गूगल पे अवेलेबल है। वो सिर्फ इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में। ज्यादातर ऐसे कोर्सेज का रियल लाइफ सिचुएशन में कोई किसी काम का नहीं है, कोई राइट लर्निंग टूल नहीं है। आप में से बहुतों ने जो उन्होंने मुझे मेल लिखा है उन्होंने रियलाइज कर लिया। सवाल उठता है कि आप रिफंड ले सकते हैं एज पर द लॉ। ये एक प्रोडक्ट नहीं है जहां पे आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट का क्लेम डाल सकें। ये एक सर्विस है और सर्विस हमेशा रिलेटिव होता है हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस पे। आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते हैं इसको चीटिंग के तौर पे। लीगल डिफिनेशन छोड़ दें। लार्जर क्वेश्चन है, क्या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप इस क्राउड फंड माफिया से डील कर पाए? हां, मैं उन्हें क्राउड फंड माफिया ही कहता हूं। वो पैसे इकट्ठे करते हैं मजबूर युवाओं से, जानते हुए कि ये लोग उन्हें कोर्ट में ड्रैग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि क्राउड फंड से उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, मासेज को कोर्स बेचकर पैसा कमा लिया है। आप एक ऑनेस्ट रिव्यू भी लिखेंगे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको डिफेमेशन का नोटिस भेज देंगे। और मैं ये बात कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, एक्चुअली ऐसा हो चुका है। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरा किसी से कुछ कोर्स बेचने वालों से पर्सनल कुछ भी नहीं है और मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कोर्स को जाकर के रिव्यू करके उस पर बात कर पाऊं। लेकिन आप सोचें
आप एक 50 रुपए का टूथपेस्ट खरीदते हैं तो रिव्यू लिखने के लिए फ्री है, आपको पसंद आया या नहीं, और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ। लेकिन ये जो ड्रीम सेलर्स हैं वो आपको हैरास करेंगे। उन्हें पता है कि उनके जो कोर्स के बायर्स हैं मोस्टली बेरोजगार युवा हैं जो फाइनेंशियली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। आप सुने सबको, हर नए यूट्यूब चैनल या नए वॉइस को सुने, लेकिन जजमेंट जो है वो मेरिट के आधार पर करें, इवैल्यूएट करें लॉजिक और सिंसियरिटी क्या है एडवाइस के पीछे। आप अपना रैशनल माइंड यूज करें, ना कि इमोशनल माइंड यूज करें। किसी के फेक फ्लैशी लाइफ स्टाइल से आप इंप्रेस्ड ना हो। वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप भी एक ऐसी लाइफ लीड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, इनमें से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वो ड्रीम आपको दिखा रहे हैं खुद वहां नहीं पहुंच पाए हैं जिंदगी में। ऐसे भी सोचिए, अगर उन्होंने मल्टी मिलियंस कमा लिया है, क्या वो उसको शोकेस करेंगे? क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि एक स्लो रिवेन्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसे पे या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर टाइम वेस्ट करें? क्या रिच और सक्सेसफुल उनके ही अपने वर्जन के अनुसार के पास इतना टाइम होता है कि अलग अलग पॉडकास्ट में अपीयर हों? इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अपना सोशल नेटवर्क यूज करते हैं दूसरे पॉडकास्ट पे अपीयर होने के लिए, मल्टीपल जगह अपीयर होने के लिए, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी दिखे उनके ड्रीम सेलिंग में। कई बार वो पैसे देके अपीयर होते हैं। इनके पास इतना टाइम कहां से आता है? क्या अंबानी और अदानी के पास इतना टाइम है कि वो मल्टीपल पॉडकास्ट में अपीयर होकर आपको अमीर बनने, उनकी ही तरह अमीर बनने के नुस्खे बताएं? ये एक फेक दुनिया है। यहां पूरी तरह से शार्क्स बैठे हैं जो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही लो है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर और कैसे आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन तब तक यही कहूंगा, स्टे सेफ और रियलिस्टिक रहें, अपने पैसे को खोते हुए से बचें, अपने ड्रीम को मरने से बचें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने बार बार तोड़े गए ट्रस्ट से सीख लें। बस और कुछ नहीं कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।